हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान के नोट्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है। हमने कल पैराडाइम तक बात की थी इन द सेंस कि मैंने कहा था कि कल हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे पैराडाइम से, राइट। तो अब बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वाला टॉपिक आज बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो फटाफट से बैक करना वीडियो को और फिर से समझना, ठीक है। अगर एक बार में क्लियर हो गया ना, तो बहुत ईजी है। तो ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। तो ठीक है, अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो पैराडाइम है क्या? पैराडाइम एक जनरल फ्रेमवर्क या एक जनरल गाइडलाइंस। कोई भी थ्योरी, जब हम कोई भी थ्योरी क्रिएट करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी, वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो पूरी की तभी वो थ्योरी कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए हम बोलते हैं ना कि साइकोलॉजी हमारी एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी ऐसे ही तो है। ऐसे थोड़ी ना हमने कोई भी थ्योरी बना दी और फटाफट से अप्लाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होती हैं, जिससे हम वो थ्योरी क्रिएट होती है। या फिर हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तब वो कैसे होगी। तो कुछ जनरल फ्रेमवर्क होता है हमारा, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको जो जो गाइडलाइंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं पैराडाइम, ठीक है। ओके, डन। अब ये आप तो ये समझ गए। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, अब इसके हम टाइप्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है ओंटोलॉजी, फिर है एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, और ये है फिर एक्सियोलॉजी। ये हैं इसके कुछ टाइप्स। ये टाइप्स, अब आप सोचेंगे वो बड़े गंदे गंदे नाम है। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तब, अगर आपने पहले पढ़ चुके हैं तब तो आपको एक जस्ट रिवीजन ही हो जाएगा, बट नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा क्या ही है ये। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस नाम थोड़ा अच्छा नहीं है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या करता है, इसमें क्या है, ये एक सिंपल किस चीज़ पे है, इसमें दो टाइप्स होते हैं ऑन्टोलॉजी के, दो टाइप, जैसे कि इसमें है, एक होता है आपका रियलिज्म, एक होता है आपका रिलेटिविज्म, ठीक है। ये रिलेटिविज्म है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसकी स्पेलिंग, रिलेटिविज्म, ओके। ये रियलिज्म है, ये रिलेटिविज्म है। अब जो रियलिज्म होता है, ये कहता है देयर इज़ ओनली वन सिंगल रियलिटी। मतलब कोई भी अगर साइकोलॉजिस्ट या कोई रिसर्च कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो उसने अगर जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसने जो थ्योरी दी है, इनके अकॉर्डिंग वो ही सच है। अगर उसको कोई गलत प्रूफ कर रहा है, तो वो इंसान बेवकूफ़ है। लेकिन वो जो थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है। तो क्या मानते थे कि देयर इज़ ओनली वन सिंगल रियलिटी, एक ही रियलिटी है जो वो बोलते हैं। ये होता है आपका रियलिज्म। फिर आता है आपका रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म वाले क्या मानते थे कि भाई सब सही हैं। अगर मैंने कोई थ्योरी दी है, मैंने ठीक दी है। अगर आप कोई और थ्योरी देंगे तो आप ठीक देंगे। आप उसमें कुछ फेरबदल करते हैं तब भी आप ठीक है। कोई तीसरा बंदा आके कोई थ्योरी देगा, वो भी ठीक है। तो मतलब इनका क्या मानना था कि एवरीवन इज राइट इन देयर ओन वे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये यही है। रियलिज्म क्या मानता था, सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूँ, और मल्टीपल रियलिटी, एवरीवन इज राइट, ठीक है। मल्टीपल रियलिटी यानी कि ये रिलेटिविज्म जो मैंने आपको लिख के दिखाया था। और ये ऑन्टोलॉजी क्या है, नेचर ऑफ आर रियलिटी, मतलब हमारी रियलिटी का जो नेचर है उसमें। तो इसकी दो टाइप्स है, सब टाइप्स इसको बोल देते हैं। तो इसका ये है, ओके। अभी मान लो कोई भी थ्योरी होगी, तो हम ये तो देखेंगे ना कि भाई रियलिज्म पे बेस्ड है या रिलेटिविज्म पे बेस्ड है, ठीक है। वो वाली चीज़ें अब आगे आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। फिर सेकंड टाइप है हमारी एपिस्टेमोलॉजी। अब ये है एक स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की स्टडी। अभी कोई भी स्टडी होगी वो दो ही टाइप की होगी, या तो वो ऑब्जेक्टिव होगी या फिर वो सब्जेक्टिव होगी। अगर ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव किस पे मानती है, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज नॉट क्रिएशन। ये क्या कहते हैं, जो नॉलेज है वो क्रिएट नहीं की जाती, वो डिस्कवर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नेचर हो गया। अब जो नेचर है आपका, तो नेचर को जितना हम जान रहे हैं, जितना खोज रहे हैं, तो वो वही चीज़ कि भाई नेचर जो है वो ऑलरेडी है, वो आपने क्रिएट नहीं किया, वो ह्यूमन मेड नहीं है, आप उसको डिस्कवर कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव का क्या मानना है कि सिर्फ आप डिस्कवर कर सकते हो जो नॉलेज को, वो क्रिएट नहीं की जा सकती।
ठीक है। रिसर्चर्स इज अनरिलेटेड टू रिसर्च, अनरिलेटेड होते हैं। सब्जेक्टिव में वहाँ क्या होगा, इसमें क्या होगा, नॉलेज इज क्रिएटेड। ये क्या मानते थे कि भाई नहीं, नॉलेज को क्रिएट किया जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट गुण, डिफरेंट टैलेंट लेके पैदा होता है। अब एक जैसे कि इनका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि कोई एक इंसिडेंट, जैसे कि मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हर एक बच्चे जितने भी मेरी वीडियोस देखेंगे तो उनका एक परसीविंग लेवल अलग होगा। मैं तो एक ही कंटेंट पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक के फ़ोन में जाके कुछ अपना अलग कंटेंट दे रही हूँ, एक ही कंटेंट है, बट परसीव करने का तरीका आपका एक डिफरेंट हो जाता है। तो जो परसीव करने का तरीका होगा वो आपकी खुद ही क्रिएशन ही तो होगी एक तरीके से, कि वो आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे इन फ्यूचर। तो वो चीज़ें कि भाई नॉलेज इज़ क्रिएटेड, वो बनाई भी जाती है। अब मैं कोई एक आइडिया ले रही हूँ तो वो मेरा खुद का आइडिया है, ठीक है, मैं कुछ आइडिया अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ें कुछ मैंने गूगल से लिया है, कुछ मैंने अपनी बुक से पढ़ा है, कुछ मैंने अपने टीचर से पढ़ा है। इन सब का मिला के मैं यहाँ पे आपको कंटेंट दे रही हूँ जिसमें मेरा खुद का दिमाग भी लगा है कि किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से क्या करना है। तो ये क्या मानते थे कि नॉलेज इज़ क्रिएटेड, नॉलेज बनाई जाती है, आई मीन क्रिएट की जाती है। और ये कब होता है, व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स और एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं और अदर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इतने सबसे नॉलेज लेके और फिर जाके मैंने क्रिएट किए, दैट इज़। और ये वही चीज़ें, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने एक उनका एक डिफरेंट अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, उस तरीके से एक अलग परसेप्शन होता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका मेथडोलॉजी। ये वही है कि भाई आप कौन सा मेथड आप अपनी स्टडी में यूज़ करोगे, क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरल्स वाला, न्यूमेरिकल्स, और क्वालिटेटिव यानी कि जिसमें सब्जेक्टिव स्टडी हो या डेप्थ में जाके स्टडी हो वो। और फिर एक आता है आपका मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड इन दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड मेथड। तो मेथडोलॉजी भी हमारा हो गया। फिर आता है आपका एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी क्या होता है, इसमें आपके एथिक्स होते हैं, कि जिस तरीके से साइकोलॉजी में कोई रिसर्च होती है तो उससे कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जो आपको उसकी, जो आपका क्लाइंट है या फिर आप जो का जो सब्जेक्ट है, आपको उसकी नॉलेज या फिर आपकी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको, आप लीक नहीं कर सकते हैं, आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, आप किसी और को नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आपका सब्जेक्ट रिसर्च किसी भी टाइम छोड़ना चाहे तो आप उसको रोक के नहीं रखेंगे, नहीं नहीं भाई तुमने हाँ किया था अब तुम नहीं जा सकते। अगर उसको नहीं करना तो इसका मतलब है उसको नहीं करना, आप उसको विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको कहेंगे कि इट्स ओके, आप जा सकते हैं। तो कुछ एथिक्स होते हैं हमारे रिसर्च में, तो वो चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। इसमें बस एक जो एजेंडा होता है वो यही होता है कि पार्टिसिपेंट जो है उस कोई भी किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली, ठीक है। बस तो हमारे पैराडाइम्स यही थे, लेकिन 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 इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे। ये तो थे इसके टाइप्स थे, ओके। अब एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, उनका नाम था थॉमस कुहन। इन्होंने 1962 में क्या कहा, उन्होंने एक टर्म दी, ज़िटगाइस्ट, ठीक है। ये एक टर्म दी, इसका क्या मतलब है, द स्पिरिट ऑफ चेंजिंग टाइम्स। अब इसको हम समझेंगे कुछ स्टेप्स से, जो इन्होंने स्टेप्स दिए थे कि जब पैराडाइम चेंज होता है ना, वो किस तरीके से चेंज होता है। अभी पैराडाइम हम ऊपर बढ़ के आए, मतलब कोई भी जनरल फ्रेमवर्क या कोई भी गाइडलाइंस, किसी भी थ्योरी या किसी भी चीज़ को लेके वो कब चेंज हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले प्री साइंस। प्री साइंस मतलब कि जो पैराडाइम से पहले है, ठीक है। फील्ड हैज़ नो वर्केबल पैराडाइम टू सक्सेसफुली गाइड इट्स वर्क, मतलब फील्ड के पास कोई भी वर्केबल पैराडाइम नहीं है जो सक्सेसफुली गाइड कर सके उसके काम को, ठीक हो गया, वो हो गया प्री साइंस। फिर आती है आपकी नॉर्मल साइंस। नॉर्मल साइंस में क्या है, इसमें जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, जो साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं नॉर्मल स्टेप्स, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि पैराडाइम इसमें है। इसमें प्री साइंस में पैराडाइम नहीं है आपका, बट नॉर्मल साइंस में आपका पैराडाइम आ चुका है। जो भी बेसिक स्टेप्स है, जो भी थ्योरी है आपकी, वो चीज़ें हैं। फिर आता है आपका मॉडल ड्रिफ्ट। मॉडल ड्रिफ्ट में क्या होगा, जो आपने थ्योरी दी है, मतलब कोई भी थ्योरी है, ठीक है, अब उसमें इतना दम नहीं रहा है, उसमें फेरबदल आने लगे हैं, उस पर क्वेश्चनिंग होने लगी है कि ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं आप, ये कैसे ऐसा हो सकता है, वो चीज़ें आ जाती है। फिर मॉडल ड्रिफ्ट में आने के बाद क्या होगा, जब मॉडल ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी थ्योरी में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मॉडल क्राइसिस आ जाएगा। आपकी जो थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। इट कैन नो लॉन्गर सर्व एज अ रिलायबल गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जो थ्योरी ने कोई भी प्रॉब्लम या सोल्व किया था, रिसर्च ने कोई भी एक प्रॉब्लम को सोल्व किया था, वो अब इस कैपेबल नहीं है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, बिकॉज
इतने सारे वैलिड क्वेश्चंस उठ चुके हैं या फिर इतनी सारी चीज़ों ने उनको, इतने सारे क्रिटिक्स आ गए हैं और उसका ख़त्म कर दिया एक तरीके से थ्योरी का कि भाई नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या आता है, फिर आता है मॉडल रिवॉल्यूशन। मॉडल रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे क्या है ना, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आया। इस तरीके से क्यों आया? क्योंकि भाई उसमें दम नहीं था स्ट्रक्चरलिज्म में, फिर फंक्शनलिज्म आया था। और फंक्शनलिज्म क्यों आया था? क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जो यकीन करते थे कि भाई नहीं, माइंड का स्ट्रक्चर जो है हम वो स्टडी क्यों करेंगे, हम उसके फंक्शन स्टडी करेंगे। तो ये इकट्ठा हुए ना वो पहले, तो मॉडल रिवॉल्यूशन में ये होगा, पहले वो इकट्ठा होंगे, सीरियस कैंडिडेट्स फॉर न्यू मॉडल एमर्ज, वो आने लगते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा पैराडाइम चेंज। एट द एंड क्या होगा? हमारा पैराडाइम चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जनरल फ्रेमवर्क्स हैं या गाइडलाइन है किस तरीके से वो चेंज होती है। ठीक है, ये कई बार है ना आपको सीरीज वाइज यानी कि स्टेज वाइज आपसे पूछा जाता है, तो आप स्टेज अच्छे से याद रखना, वो एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैराडाइम भी कर लेते हैं, एक दो हैं वो फटाफट से निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले जो पैराडाइम है दैट इज पॉजिटिविस्ट। ओके, ये किसने दिया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव पैराडाइम है इसमें एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? इसमें होगी ऑब्जेक्टिविस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविस्ट होगा। और इसमें ऑन्टोलॉजी होगी नाइव रियलिज्म, मेथडोलॉजी होगी एक्सपेरिमेंटल, बेस्ड ऑन पॉजिटिव रियल फैक्ट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट डिडक्शन। ये किस पे बेस्ड होते हैं? पॉजिटिव रियल फैक्ट्स पे। ये असलियत जो रियल फैक्ट्स है ना, पॉजिटिव रियल फैक्ट्स, ये उस पर विश्वास रखता है। तो अगर वो उस पर विश्वास रखेगा तो ऑब्जेक्टिव तो होगा। क्यों होगा ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव तो डेप्थ में जाएगा, और ये डेप्थ में मानते ही नहीं। कहते फैक्ट्स, फैक्ट्स डेप्थ में थोड़ी ना जाते हैं। फैक्ट्स तो एक लाइनर होते हैं, वन लाइनर, कि भाई ये सत्य है। जैसे अब ये है कि भाई बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? तो ये क्या है? ये फैक्ट है। अब इसकी गहराई में आप क्या करोगे कि नहीं सत्य बोलो, क्यों बोलो, ये बोलो, वो बोलो, नहीं भाई ये फैक्ट है तो है वाली चीज़। अब सनराइज होता है तो होता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सनराइज एक दिन नहीं होगा, या होगा तो किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा। आप उसकी डेप्थ में क्यों घुसेंगे यार? ये फैक्ट है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर ये ऐसा है तो जो इसका जो एपिस्टेमोलॉजी है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो ओके, क्यों? क्योंकि ये रियल फैक्ट्स पे बिलीव करता है, इस वजह से। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट डिडक्शंस पे बिलीव नहीं करता। और अगर इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिव है तो क्या होगा? मेथडोलॉजी तो ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल होगी, राइट? ये एक्सपेरिमेंटल ही तो होगी जब ही तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो एक्सपेरिमेंट होता है, सब्जेक्टिव में तो एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं। तो ये हो गया ना, कितना ईजी है, कितना ईजी है। और इट बिलीव्स नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड। और हाँ, इसकी जो ऑन्टोलॉजी है वो नाइव रियलिज्म है। नाइव रियलिज्म कैसे? कि भाई ये नहीं मानते पॉजिटिविस्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि ये किस पे मानते? बेस्ड रियल फैक्ट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट डिडक्शन। क्योंकि कहते हैं नॉट एब्स्ट्रैक्ट डिडक्शंस। एब्स्ट्रैक्ट डिडक्शंस यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है जो रीजनिंग से प्रूव हो। रीजनिंग मतलब आप वर्बल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं? वर्बल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो जब आप वर्बल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इस चीज़ को तो मान ही नहीं रहा ना। तो जब अगर वर्बल आर्ग्यूमेंट है तो क्या होगा? रियलिज्म। क्योंकि रिलेटिविज्म क्या मानता है कि आप भी सही हैं, हम, मैं भी सही हूँ, सब सही है वाली चीज़। लेकिन वर्बल आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं। तो क्या है? इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या बोल देंगे? फैक्ट्स तो एक ही सच्चाई होगी। तो क्या आएगा? नाइव रियलिज्म, यानी कि इमेच्योर रियलिज्म। इट बिलीव्स नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। भाई ये यही मानते हैं कि जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगी आपको? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से सिर्फ, बाकी की कहीं से नॉलेज नहीं मिल सकती। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट इज आपका फिनोमिनलिज्म। फिनोमिनलिज्म क्या बोलता है? ये बस ये है कि भाई जो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ आप जो है साइंस क्या है, डाटा ऑफ साइंस इज डायरेक्ट सेंसेट ऑब्जर्वेबल। जो डाटा वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व हो सकता है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल है आपकी सेंसेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता, एक सेकेंड, ये तो हमने कर लिया। ओके ओके ओके। फिर नेक्स्ट आता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी किस पे विश्वास करेगा? कोज एंड इफेक्ट पे। ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म क्या मानता है? मेथड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसर्च, रिपीटेटिवली एंड रिलायबल।
कि भाई जो इंक्वायरी होगी वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था वही है ना कि ऑब्जेक्टिव ही होनी चाहिए रिसर्च, सब्जेक्टिव नहीं करते ये लोग। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, रिसर्चर बिलीव दैट ही इज़ 100% राइट। रिसर्चर को क्या लगता है कि वही बिल्कुल 101% ठीक है, इसीलिए हमारी ऑन्टोलॉजी क्या आई थी, रियलिज्म आई थी। ठीक है, अब ये तो था हमारा पॉजिटिविज्म। अब आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसमें थोड़ा सा चेंज आया। अब चेंज क्या आया, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड इज परफेक्ट, वर्ल्ड बिल्कुल परफेक्ट है, नॉलेज इज परफेक्ट, नॉलेज भी बिल्कुल परफेक्ट है, पर द वे वी स्टडीड इन देयर कैन बी अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट। लेकिन जिस तरीके से हमने पढ़ा है, हो सकता है शायद कुछ गलती हो गई हो। समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा, दुनिया बिल्कुल ठीक है, जो नॉलेज है वो भी बिल्कुल ठीक है, अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो वो हमारे पार्ट से हो गई होगी। समझ रहे हैं? मतलब एक बात बताइए, इन्होंने एक थ्योरी दी बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। ठीक है, और वो नॉलेज कहाँ से क्रिएट की उन्होंने, ली वर्ल्ड से ली। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड ठीक है, नॉलेज ठीक है, अगर गलती होगी तो हमारे पार्ट से होगी। तो इन्होंने इनडायरेक्ट बोला कि मान लो कि इन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। इन्होंने कहा कि 95% तो हम ठीक ही हैं, अगर 5% कोई चांस वांस आ गया तो हो सकता है भाई हम गलत भी हों, वाली चीज़। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने गेम को खेला कि वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, नॉलेज इज़ परफेक्ट, बट द वे वी स्टडीड इट देयर कैन बी अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो थ्योरी दी है वो गलत है, नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो दे दी और मैं ठीक था, मतलब उस वो थ्योरी ठीक थी, जो जहाँ से मैंने ली वो भी चीज़ ठीक थी, बट हो सकता है जिस तरीके से मैंने परसीव किया शायद शायद मैं गलत हूँ, वाली चीज़ इन्होंने बोली। ठीक है, सो देर इज सिंगल रियलिटी, वी एज रिसर्चर्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कि भाई एक सिंगल रियलिटी है वैसे तो, बट हो सकता है हमने उसको परसीव शायद थोड़ा बहुत गलत कर दिया, वाली चीज़। तो वही चीज़ ये क्रिटिकल रियलिज्म है। ठीक है, रियलिज्म को आगे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिटिकलिटी यूज़ की, थोड़ा क्रिटिकल हो गए यहाँ पे ये कि भाई 95% तो हम ठीक ही हैं, 5% हो सकता है छोटा मोटा कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ऑन्टोलॉजी होगी वो क्रिटिकल रियलिज्म होगी, और जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगी यहाँ पर भी। लेकिन जो मैथोडोलॉजी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्वांटिटेटिव तो है, मोस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रहेगी, बट कहीं कहीं यहाँ पे मिक्स्ड भी आएगी। ओके, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट पैराडाइम आता है इंटरप्रिटरिज्म। अब ये क्या बोलता है, ये मानते हैं दैट कि नॉलेज इज इंटरप्रिटेड। भाई कि आपने एक नॉलेज में मतलब कोई थ्योरी दे दी, कोई रिसर्च है, चलो आपने वो प्रूफ कर दी कि दैट इज, कि भाई मान लो जैसे कि एक थ्योरी है कि बॉक्स रेड है। ओके, ठीक है, अब आपके पास उन्होंने एक बॉक्स दिया एंड देन आपने क्या किया, इसको ध्यान से देखा और अच्छा ये रेड है, तो आपने क्या इंटरप्रेट किया कि ये भी ओके, अच्छा ये बॉक्स रेड है, ऐसे ऐसे करके, और आपने ये अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया। तो कंक्लूजन क्या आया कि भाई जो आपने यहाँ पे नॉलेज लगाई कि ये बॉक्स रेड है, तो आपने क्या सीखा, यहाँ से इंटरप्रेट किया कि भाई नॉलेज जो है वो इंटरप्रेट होती है। यहाँ पे कोई एडिटिंग की या मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब हम खुद से एडिट या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो नॉलेज सिर्फ हम इंटरप्रेट करते हैं, इनका मानना था। अब इसमें जो ऑन्टोलॉजी है वो है आपकी रिलेटिविज्म। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना, इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो खुद से ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ही ठीक हूँ, वो दूसरों को सही मान रहा है, तो रिलेटिविज्म। और फिर जो आपकी एपिस्टेमोलॉजी होती है सब्जेक्टिव हो जाती है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि जब नॉलेज इंटरप्रेट कैसे होगी, मैं उससे पूछूंगी या मैं उसको देखूंगी, मैं उसको नोटिस करूंगी, तो वो सब्जेक्टिव डेप्थ में जा रहे हैं ना, हम कुछ ऑब्जर्व मतलब कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे उस पर। एक्सपेरिमेंट करते तो ऑब्जेक्टिव आता, बट ऐसा कुछ नहीं है तो सब्जेक्टिव हो गया। और अगर आपकी एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपका मेथड क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। फिर आपका है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये प्याजे कॉग्निटिव या ऐसा कुछ आता है ना तो फटाफट से प्याजे ढाल में आ जाना चाहिए। इसमें क्या ये बोलते हैं, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। नॉलेज क्या की जा रही है इसमें, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बनाई जा रही है। अब वो खुद नॉलेज को हम अगर हम बनाते हैं तो ऑब्वियसली ऑन्टोलॉजी रिलेटिविज्म हुआ, क्योंकि अगेन ये नहीं कह रहे कि एक ही सत्य है,
क्योंकि अगर नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाएगी तो सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट होगी, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑन्टोलॉजी, रिलेटिविज्म। एपिस्टेमोलॉजी वही बात है, सब्जेक्टिव, और फिर आपका मेथड भी क्वालिटेटिव। ओके, सिंपल। अभी है प्रेगमेटिज्म। इन्होंने क्या कहा, ये दिया था जॉन डेवे ने। इन्होंने कहा कि ईच प्रॉब्लम इज़ यूनिक देयरफॉर सॉल्यूशन हैज़ यूनिक। इन्होंने क्या कहा कि भाई हर एक प्रॉब्लम अपने आप में यूनिक है, तो अगर हर एक प्रॉब्लम अपने आप में यूनिक है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी यूनिक होगा। और कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट जैसे कि विलियम जेम्स और हार्वे, वो भी इसी चीज़ पे बिलीव करते थे। अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई एक हर एक प्रॉब्लम अपना अलग यूनिक है और उसका सॉल्यूशन भी यूनिक है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हुआ, ऑन्टोलॉजी रिलेटिविज्म, क्योंकि मान रहे हैं ना कि भाई सब कुछ सब सही है अपने हिसाब से, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशंस हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के, तो यही है। एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव, बट इसमें मेथड क्या होगा, इसमें मिक्स्ड होगा। वैसे मोस्ट ऑफ होगा इसमें मिक्स्ड मेथड यूज, बट कभी कभी क्वालिटेटिव भी यूज होगा। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराडाइम, दैट इज क्रिटिकल पैराडाइम, जिसको हम फेमिनिस्ट पैराडाइम भी बोलते हैं। तो आप पेपर में कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कुछ आए तो। क्रिटिकल पैराडाइम और फेमिनिस्ट पैराडाइम एक ही है। ये बिलीव करता था इस चीज़ पे, इन्होंने इस चीज़ पे एनलाइटन किया दैट कि ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट है वुमेन रिसोर्चेस के साथ। क्योंकि आप देखेंगे, आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जितनी भी रिसोर्चेस पढ़ रहे हैं, जो वुमेन की तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिसर्च नहीं की, उन्होंने की है, बट उनका नाम नहीं है। वैसे तो कि उनको रिसर्च करने का या बुक पब्लिश करने का मौका बहुत कम दिया जाता था। इनफैक्ट उनको पीएचडी भी नहीं करने दिया जाता था। बट धीरे धीरे, जैसे कि उन्होंने अगर कोई बुक लिखी है, कोई इशू करी है, अगर किसी को पता चल जाता था कि लड़की ने लिखी है, तो उस बुक को खरीदते भी नहीं थे। तो ये वही चीज़ पे एनलाइटन करते हैं दैट कि एक अनफेयर ट्रीटमेंट था वुमेन रिसर्चर्स के साथ। तो जो इसकी ऑन्टोलॉजी होगी क्या होगी, हिस्टोरिकल रियलिज्म, क्योंकि हिस्ट्री पे बात हो रही है ना, पहले वाली चीज़ पे। और रियलिज्म ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को मान रहे हैं सत्य। एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, हिस्ट्री में आप चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रियलिज्म तो हो ही नहीं सकता। रियलिज्म तो मैं ठीक हूँ वाली चीज़ जाती है। तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रियलिज्म ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छे से कि भाई अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सब्जेक्टिव हो गया। अब उसका मेथड भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो भाई आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑनेस्टली आई एम प्राउड ऑफ यू। बट अगर समझ में नहीं आएगा तो इट्स ओके। ये थोड़ा सा मैं कह रही हूँ है बहुत ही ईजी, कोई मुश्किल नहीं, इट्स जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो होता है ना, कई बार जब हम नई चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग ऐसा होता है कि अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, तो उसको थोड़ा टाइम दो। एक बार फिर से वीडियो देखना अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। आई एम श्योर जिसको नहीं भी समझ में आया सेकंड टाइम में तो डेफिनेटली उसको समझ में आ गया होगा। एनीवेज, बट स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपका ना फीडबैक भी डाल सकते हैं कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। और गाइस, सैटरडे संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी, सैटरडे संडे को मैं वीडियो नहीं डालूंगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आएगी हमारी मंडे को। तब तक के लिए जो मैंने अभी तक करा है आप उसको रिवाइज करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।